ये क्या बगल में बड़ा शोर हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है। देखिए, लास्ट टाइम मेडिकल एप्लीकेशन हो गया था बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। एक टॉपिक दिया है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल्स? ऐसे एनिमल्स जिनके जीन को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। मैनिपुलेट का मतलब होता है चेंज करना। बुक में लिखा है मैनिपुलेट द एनिमल्स हुज जीन हैव बीन मैनिपुलेटेड फॉर द पर्पस, किसी काम के लिए, कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए या किसी बेनिफिट को लेने के लिए अगर जीन को चेंज कर दिया जाता है, किसी एनिमल के जीन को कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोला जाता है, ठीक है। कौन कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए हैं? देखिए, आपके पास शेप है, माइस है, ठीक है, रैबिट, काव बनाई गई है ट्रांसजेनिक, ठीक है। माइस, रैबिट, काव, शीप और पिग, ये सारे एनिमल क्या हैं? ट्रांसजेनिक। इनमें से ये सारी चीजों को ट्रांसजेनिक बनाया गया है। समझ में आया? सबसे ज्यादा किसको बनाया गया है? माइस को। क्वेश्चन आता है मोर देन 95%, 95% से ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से देखने को मिलते हैं? माइस, ठीक है। कैसे बनाते हैं? जीन को इनकी बॉडी में ट्रांसफर करेंगे, ठीक। अब क्या मकसद है ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने का? क्या एडवांटेज है, क्या फायदा है, क्यों बनाया जाता है, ठीक है, वो हम लोगों को अब समझना है। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट क्या है? एडवांटेज। पहला एडवांटेज क्या है? टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ए जीन इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। इसको समझ लीजिए, लाइनें लिखी हैं, टू स्टडी इस लाइन को थोड़ा समझना है। देख लिया है? देखिए, इसका मतलब समझ रहे हैं। मान ली एनिमल्स को ट्रांसजेनिक बनाने का मकसद, पहला मकसद तो यह है कि मान लीजिए कोई भी जीन ह्यूमन की है, कोई भी जीन ह्यूमन की बॉडी में है, वो कैसे वो काम करती है, ठीक है। जैसे इंसुलिन की एक जीन है, तो हम जानते हैं क्या बनाती है? इंसुलिन बनाती है, ठीक है। और बॉडी में अगर कोई भी चीज चेंज होती है तो इंसुलिन कैसे कम बनता है, कैसे ज्यादा बनता है इंसुलिन, उसका रेगुलेशन कैसे होता है? आ जाइए। और कोई भी आ रहा है? बैठ जाइए जल्दी से।
हम लोग क्या समझ रहे हैं, बाय ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, जो लोग अभी आए ध्यान सुन लीजिए। पहला मकसद क्या है, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ए जीन इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड फिजियोलॉजी। किसी भी जीन का, हमारी बॉडी में जितनी जीन्स हैं उसमें से वो जीन करती क्या है, उनका इफेक्ट कैसे होता है, वो रेगुलेट कैसे होती हैं, कैसे वो काम करती हैं। जो जीन नॉर्मल जीन है, यहाँ एक चीज लिखना है, स्टडी ऑफ ए नॉर्मल जीन। एक नॉर्मल जीन का बॉडी में क्या काम होता है इसके, और वो जीन कैसे कंट्रोल होती है, ये सारी चीजों को जानने के लिए क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर जीन को ह्यूमन की बॉडी से निकाल करके किसी एनिमल में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर वहां वो जीन क्या करेगी, वहां जब जाएगी उसकी बॉडी में एमआरएनए बनेगा, एक कोई प्रोटीन बनाएगी, और प्रोटीन जो बॉडी में फंक्शनिंग चलाएगा, बॉडी की फिजियोलॉजी में कैसे वो काम कर रहा है, इसका असर हम लोग वहां देखते हैं। किसी जीन का इफेक्ट देखना हो तो जीन बॉडी से निकाल करके दूसरे एनिमल में ट्रांसफर करके उसका इफेक्ट देख सकते हैं। समझ रहे हैं ना, एक नॉर्मल जीन की बात हो रही है। तो पहला मकसद ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने का आपका ये है। इसके लिए कौन सी जीन को ट्रांसफर किया गया, एक एग्जाम्पल बुक में लिखा है कि ह्यूमन में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जैसे जानते हैं इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है इसमें इंसुलिन की तरीके से एक प्रोटीन बनती है, जैसे इंसुलिन है उसी तरीके से एक प्रोटीन बनती है, उसको बोलते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। वो पूरी बॉडी में ग्रोथ कराती है। अब उसका इफेक्ट बॉडी में देखना हो कि वो कैसे काम करती है, तो उस जीन को निकाल करके जो प्रोटीन बनवाती है उस जीन को दूसरे एनिमल में ट्रांसफर किया गया है। तो इसका जो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है वो क्या है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, इसके जीन को ट्रांसफर करके दूसरे एनिमल में उसका इफेक्ट देखा गया है। तो एग्जाम्पल लिखेंगे, स्टडी ऑफ जीन फॉर आपको ज्यादा इसमें समझना नहीं है, आपको यही ध्यान रखना है ये वाला एग्जाम्पल, कि अगर ये एग्जाम्पल आएगा तो ये किससे संबंधित है, पहले वाले पॉइंट से संबंधित है। दूसरा फायदा एनिमल को ट्रांसजेनिक बनाने का, सेकंड फायदा देखिए, टू स्टडी डिजीज, बीमारियों का अध्ययन करना है आपको। जैसे कोई भी बीमारी हमारी बॉडी में होती है तो उसका कोई पर्टिकुलर रीजन होगा। ठीक है, कोई जीन हो सकता है, जेनेटिक बीमारी हो, जैसे आपने जेनेटिक में पढ़ा होगा सिकल सेल एनीमिया, पढ़ा ना, तो कोई जेनेटिक डिजीज है। तो इस वाले पॉइंट में हम एक नॉर्मल जीन का इफेक्ट देख रहे हैं। नॉर्मल जीन जो बॉडी में ढंग से काम कर रही है हमारी बॉडी में, उसका इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, कैसे वो वर्क करती है, मैकेनिज्म क्या है, वो जीन हमने दूसरे में ट्रांसफर कर दिया। इस वाले पॉइंट में क्या समझना, अगर कोई जीन क्या है, डिस्टर्ब है, उसका इफेक्ट आपको देखना है, कैसे वो बीमारी कराती है। तो उस जीन को निकाल करके एनिमल में जब ट्रांसफर करेंगे तो वो एनिमल भी डिजीज हो जाएगी उसको, कि नहीं होगी। मान लीजिए हमारी बॉडी में सिकल सेल एनीमिया के जीन को निकाले, और उस जीन को निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको एनिमल में ट्रांसफर करेंगे और देखेंगे उसको डिजीज हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान रखना है, यहां चेंज जीन का इफेक्ट देखा जाता है, यहां नॉर्मल जीन रहेगा और यहां डिस्टर्ब जीन का इफेक्ट देखा जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, बाय ट्रांसफरिंग फॉल्टी जीन एन एनिमल, किसी दूसरे एनिमल में उस जीन को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। कौन कौन सी डिजीज का अध्ययन किया गया है, तो नाम नोट होने चाहिए आपके पास। सिस्टिक फाइब्रोसिस अंडरलाइन कर लीजिए, लिखा है सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिजीज है। अल्जाइमर, अल्जाइमर एक डिजीज है, ब्रेन से संबंधित है। ठीक है, भूलने की आदत बन जाती है। और कौन सी डिजीज है, हाँ क्या कह रहे हैं, उसमें देख के बताइए, लिखा होगा कोई।
कैंसर लिखा हुआ, और एक और रियूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, ये कुछ डिजीज के नाम हैं, समझ में आया? ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी डिजीज हैं जिसके लिए हमने एनिमल्स को क्या बनाया है, ट्रांसजेनिक बनाया, उन डिजीज का अध्ययन करने के लिए, जो बीमारियां कैसे होती हैं। फर्स्ट वाले पॉइंट में बीमारियों का अध्ययन नहीं करना है, कोई नॉर्मल जीन कैसे काम करती है उसका इफेक्ट देखना है, तो उस जीन को ट्रांसफर करेंगे। इसमें डिजीज वाले जीन का स्टडी किया जाता है। ये दो अलग अलग पॉइंट हो गया। ठीक है, तीसरा है टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट, टू ऑब्टेन, तीसरा फायदा एनिमल को ट्रांसजेनिक बनाने का, टू ऑब्टेन प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उन प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या बोला जाता है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो अभी तक आप जो पढ़ रहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या करते हैं, किसी एनिमल में या किसी बैक्टीरिया में क्या करते हैं, जीन को ट्रांसफर करते हैं। इस वाले जो टॉपिक में बैक्टीरिया नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा। हम जीन को किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, एनिमल में। हम बैक्टीरिया में भी कर सकते हैं। जैसे हमने इंसुलिन बनाया है, तो इंसुलिन को किससे बनाया, अभी आपने पढ़ा है, एली लिली कंपनी ने क्या किया था, जो इंसुलिन को इकोलाई में बनवाया था। लेकिन यहां हमको क्या पढ़ना है, यहां हमको पढ़ना एनिमल्स में। ठीक है, एनिमल्स के द्वारा कोई प्रोडक्ट कैसे बनाया जाएगा किसी पर्टिकुलर जीन को ट्रांसफर करके। तो इसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं, एग्जाम्पल लिखा गया है अल्फा एंटीट्रिप्सिन। एक प्रोडक्ट का नाम क्या है, अल्फा एंटीट्रिप्सिन। ये प्रोडक्ट बनाया गया, कहां बनाया गया है, इसको जो बनाने वाली ये प्रोटीन है, इसको बनाने वाली जो जीन होती है, उस जीन को शीप में ट्रांसफर किया गया है। कहां पर, भेड़ में। ठीक है, बाय ट्रांसफरिंग जीन इनटू, कहां ट्रांसफर करेंगे, शीप में। तो शीप को ट्रांसजेनिक बनाया गया है, किसके लिए, टू ऑब्टेन द अल्फा एंटीट्रिप्सिन प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये इससे फायदा क्या लेंगे हम, कोई फायदा भी तो मिलना चाहिए। फायदा यह है कि इसको यूज किया जाता है, यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा एक डिजीज है जो सिगरेट स्मोकिंग से होती है, पढ़ा है आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले में। तो उसको ठीक करने के लिए इस प्रोटीन का यूज किया जाता है। इस प्रोटीन को कहां बनाया जाता है, शीप में। देखिए, ह्यूमन में कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें प्रोडक्ट ह्यूमन में नहीं बनाए जाते हैं, किसी एनिमल्स में बनाए जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बड़ा वैल्यूएबल है, बहुत कॉस्टली है ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन में इस तरीके का चेंज करने का कोई राइट नहीं है, अभी तक अधिकार नहीं है कोई। समझ में आया? दूसरा देखिए, ह्यूमन लेक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन। इसको समझने के पहले ये चीज जान लीजिए, जैसे जो फीमेल्स होती हैं, जो एनिमल्स हैं, जैसे जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो इसको क्या प्रीफर किया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में जो काफी न्यूट्रिशियस मिल्क होता है। जब मान लीजिए बच्चे को मदर का मिल्क नहीं मिल पाता है, तो क्या डॉक्टर क्या प्रीफर करते हैं कि इसको काऊ का मिल्क दे सकते हैं। ठीक है, तो न्यूबॉर्न बेबी को काऊ का मिल्क जब दिया जाता है तो समस्या ये आती है कि काऊ का मिल्क डाइजेस्ट तो हो जाता है, अच्छा है, लेकिन समस्या एक उसमें प्रोटीन की कमी होती है थोड़ी सी। वो प्रोटीन कौन सी है, ये वाली। ये प्रोटीन काऊ के मिल्क में नहीं मिलती है, जो बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। बाकी डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि काऊ का मिल्क जो है उसमें फैट कम होता है। ठीक है, तो आसानी से वो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन इस प्रोटीन की कमी होती है। ये प्रोटीन केवल और केवल कहां मिलती है, ह्यूमन के मिल्क में। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने एक काऊ ऐसी बनाई, एक गाय बनाई। कैसे, ह्यूमन की उस जीन को निकाला जो ये प्रोटीन बनाती है, और इस जीन को निकाल करके कहां ट्रांसफर कर दिया, काऊ में। और काऊ क्या बन गया, ट्रांसजेनिक। अब काऊ में जो मिल्क बनेगा, उस मिल्क में ये वाली प्रोटीन आएगा। ठीक है, तो सारी समस्या का सॉल्व हो गया। तो ह्यूमन लेक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन की जीन को ट्रांसफर किया गया है, कहां पर, इन काऊ में।
कहां पर ट्रांसफर किया गया है इसमें? काव में। उस काव का नाम क्या है? रोजी काव। ठीक है, जो काव बनाई गई है ट्रांसजेनिक काव, वो क्या है? उसका नाम रोजी है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसके मिल्क में क्या चीज आएगी? ये वाला प्रोटीन आएगा। कितना हो जाएगा? ये कितना रहेगा? तो डाटा दिया है कि इसके जो मिल्क में, इसके मिल्क में 2.4 ग्राम है। पढ़िए, ग्राम ना, ग्राम पर लीटर। 1 लीटर मिल्क में इतना ग्राम प्रोटीन आएगा, ये वाला। ठीक है, 1 लीटर मिल्क में इतने ग्राम प्रोटीन मिलती है, तो ये डाटा लिखा हुआ है। तो इसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में 2 ही एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है। इसके अलावा और भी कुछ बीमारियों को ठीक करने के लिए, देखिए, एक तो आपका एम्फाइसीमा को ठीक करने के लिए ये प्रोटीन बनाई गई है, जो कहां बनाई गई है? शीप में। इसके अलावा फिनाइलकीटोनुरिया लिखा, पढ़ लीजिएगा, अल्कप्टोनुरिया, ये सारी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए कुछ प्रोटीन बनाई गई हैं, दूसरे एनिमल्स में इसको बनाया गया है। ठीक है, दो फिनिश हो गया ना। आगे देखिए, चौथा रीजन फॉर वैक्सीन सेफ्टी। जो वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, वैक्सीन्स जनरली किस में बनाया जाता है? वैक्सीन मंकी में बनाते हैं या माइस में? ध्यान रखिएगा, ठीक है, मंकी में। तो जो वैक्सीन बनाते हैं, तो वैक्सीन का जो ट्रायल किया जाता है कि वैक्सीन सही है कि नहीं सही है, तो ट्रायल पहले किस पर किया जाता है? एनिमल्स पर। एनिमल्स में किस पर करेंगे हम लोग? मंकी में। ठीक है, ज्यादातर। और वहां पर अगर एनिमल जो ट्रायल है आपका सफल हो जाता है, तो अगले स्टेप में जो ट्रायल ले जाते हैं वो किस पर ले जाते हैं? वो सीधे ह्यूमंस पे नहीं ले जाते हैं, मार्केट में सप्लाई नहीं करते हैं डायरेक्ट। पहले ट्रायल किस पर करेंगे? जानवरों पर, उसके बाद ह्यूमंस पे ट्रायल किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन में देखते होंगे, जो वैक्सीन बनी थी तो ह्यूमंस पे ट्रायल चल रहा था। ठीक है, मार्केट में भेजने के पहले ट्रायल कहां होता है? ह्यूमंस पर। तो किस ह्यूमन पर होता जानते हैं? कौन अपना शरीर दे देगा कि हमारे ऊपर वैक्सीन का ट्रायल कर लीजिए? जानवर ठीक है, ह्यूमन की जान की कीमत ज्यादा है, लेकिन जानवरों से, जानवरों में ट्रायल हो जाता है, लेकिन ह्यूमंस पे ट्रायल होता है, तो कौन अपना बॉडी देगा? कोई नहीं देते हैं लोग। उनसे फॉर्म भराया जाता है, उनसे परमिशन ली जाती है। जो गरीब किस्म के लोग होते हैं, जिनको पैसा चाहिए होता है, ठीक है, या जो कुछ फैसिलिटी चाहिए होती है, उनको, जो काफी पुअर होते हैं, उनको परमिशन लेकर उनके ऊपर ट्रायल कराया जाता है। तो उनके ऊपर पहला ट्रायल होता है। समझ में आ रहा है? बाकी नॉर्मल पर्सन पर ट्रायल नहीं होता है ये। तो वहां अगर सफल हो जाता है तो फिर मार्केट में इसको सेंड कर दिया जाता है। तो वैक्सीन सेफ्टी में हम लोग किसी एनिमल में वैक्सीन को इंट्रोड्यूस कराएंगे पहले, फिर उसका वहां रिजल्ट देखेंगे, देन इसके बाद क्या है, उसको आगे प्रोवाइड कराया जाएगा वैक्सीन को। ठीक है, इसमें कोई लिखाना नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। 5 नंबर में है फॉर टू स्टडी टॉक्सिसिटी ऑफ केमिकल्स। कोई भी केमिकल है, कोई भी केमिकल है, वो कितना टॉक्सिक है, कितना खतरनाक है, उसका अध्ययन करना चाहते हैं, तो उस केमिकल को सबसे पहले कहां ट्रांसफर कराया जाएगा? एनिमल्स में। ठीक है, किसी भी केमिकल की टॉक्सिसिटी का आपको जानना है, तो उसको पहले एनिमल्स में उसको टेस्ट कराएंगे, देन इसके बाद पता लग जाएगा कि टॉक्सिक है कि नहीं। अगर नहीं टॉक्सिक है तो सीधे ह्यूमन को सप्लाई कर दीजिए, और टॉक्सिक है तो उसको वहीं पर रोक सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल की जो टॉक्सिसिटी होती है उसको अध्ययन किया जाता है इससे। आगे एक टॉपिक दिया हुआ है, एथिकल इश्यूज। ठीक है, एथिकल इश्यूज का मतलब जानते हैं? जैसे बायोटेक्नोलॉजी में जितना भी काम हो रहा है, एक मंकी बनाया गया, आप लोगों को पता होना चाहिए, जुगनू की जीन निकाली गई। जो जुगनू रात में चमकता है, उसकी शाइन करने, जुगनू किस वजह से चमकता है, उसकी वो वाली जीन निकाली गई
ठीक है, जो जिसकी वजह से वो चमकता है और उसको निकाल करके मंकी में ट्रांसफर किया गया है और वो मंकी रात में चमकता है और उस मंकी को चिड़ियाघर में, जू में पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उसका और कोई फायदा तो है नहीं है, तो उसको पैसा कमाने के लिए एडवेंचर लोग देखने आएंगे कि रात में कैसे चमक रहा है, इसके लिए उसको ट्रांसजेनिक बनाया गया है। ठीक, तो एथिकल इश्यूज का मतलब है कि जब बायोटेक्नोलॉजी में आप किसी भी एनिमल को ट्रांसजेनिक बनाते हैं तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जो जीन ट्रांसफर की एनिमल में उसका गलत प्रभाव गया, हो सकता है कुछ और बन जाए, वो फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। ठीक है, और जब उसमें ऐसे सिम्टम आ जाएंगे तो बाकी जानवरों को, उसके आसपास जो भी जानवर हैं उनको भी नुकसान कर सकता है। ठीक है, हो सकता है बहुत ज्यादा वो हाइपर एक्टिव भी बन सकता है ना। ठीक है, ऐसी जीन आपने ट्रांसफर कर दी तो उससे कुछ समस्याएं क्रिएट होती हैं, किससे, बायोटेक्नोलॉजी में जो हम लोग काम करते हैं। इसके लिए कुछ नियम बनाया गया है, कुछ रूल बनाया गया है, उसी रूल को इसमें पढ़ना है। एथिकल इश्यूज में क्या है, ये सब प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल्स हैं, किसके लिए, फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन। किसी भी एनिमल का जीन अगर चेंज कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ नियम बनाया गया है। ठीक है, और फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट आप बायोटेक्नोलॉजी से बना रहे हैं तो इसके लिए कुछ क्या है, नियम बने हुए हैं। आप ऐसे अपनी मर्जी नहीं चला सकते, अगर ऐसे चल जाती तो आज ह्यूमन में, वो साइंटिस्ट ह्यूमन में भी वो काम कर देते। ठीक है, तो पता लगा सचिन तेंदुलकर बना दिया गया और लता मंगेशकर और पता नहीं क्या क्या सब लोग बन जाते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल बने हुए हैं कि आप ये सारा काम हर जगह नहीं कर सकते हैं, ये एथिकल इश्यूज में आता है। ठीक, इसमें एक कमेटी दी हुई है GEAC, इस पर क्वेश्चन आता है। GEAC की फुल फॉर्म मतलब कौन सी कमेटी है जो नियम बनाती है। ठीक है, कि आपको जो है मतलब किस तरीके का आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो यहां से परमिशन भी ले जाती है, सारा कंट्रोलिंग कौन करता है, GEAC। तो GEAC क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी, ये कमेटी है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, जो क्या करती है, अप्रूवल देती है। अप्रूवल का मतलब समझ रहे हैं, लाइसेंस देती है, परमिशन देती है। ठीक है, परमिशन, जैसे कोई साइंटिस्ट, मान लीजिए कोई, हमने कोई रिसर्च किया, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया, अब उसको मार्केट में सेल करना है तो हमको यहां से परमिशन लेनी पड़ेगी, हमको पूरा अपना रिसर्च उनको दिखाना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा है, वो चेक करेंगे कि इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, तब उसको आगे आपको परमिशन देंगे सेल करने के लिए प्रोडक्ट को। ठीक है, या आप पे रिसर्च करना चाहते हैं उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। समझ में आ रहा है, तो जेनेटिकली इंजीनियर अप्रूवल क्या है, कमेटी है जो क्या देती है, अप्रूवल देती है। यहां जो लाइन लिखी गई है ऐसे सच लिख लीजिएगा, जो क्वेश्चन आता है उसको ध्यान से देखिए। ये इंडियन गवर्नमेंट का एक सेटअप है, भारत सरकार का एक उपक्रम है। क्या है ये सेटअप है ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट की एक संस्था है GEAC, जो क्या काम करती है, 2 लाइनों को लिखना है इसमें, डिसीजन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ द GM ऑर्गेनिज्म। देखिए इसका वर्क लिखिएगा, क्या काम करती है। पहला काम इसका ही हो गया प्रोवाइड, मैं समझा रहा हूं अभी आपको, सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म।
आपको इसमें देखिए जब क्वेश्चन आएगा आपको दो चीजों को ध्यान रखना है, एक वैलिडिटी दिख जाएगा आपको, एक सेफ्टी। बस इतना बड़ी लाइन आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में आपको यही दो चीजें देखनी है। अब इसमें समझ लीजिए क्या है, ये कमेटी क्या करती है, अप्रूवल देती है, लाइसेंस देती है, आपको परमिशन देती है। कोई प्रोडक्ट आपको बनाना है, ठीक है, या उसको सेल करना है मार्केट में, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया है। क्या काम है जो बुक के हिसाब से बता रहे हैं, लिखा है प्रोवाइड वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च। कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पर रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए वैलिडिटी देती है। वैलिडिटी का मतलब परमिशन देती है। यहाँ वैलिडिटी का मतलब समझ रहे हैं, आपको वैलिडिटी प्रोवाइड कराती है कि आप ये काम कर सकते हैं। किसके लिए? फॉर जीएम रिसर्च, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पर अगर कोई काम कर रहे हैं उससे संबंधित, उसके लिए आपको वैलिडिटी या परमिशन बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है सेफ। आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया, आपने किसी एनिमल का जीन चेंज कर लिया, अब उससे आपको कोई प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमने किसी एनिमल का जीन चेंज कर लिया, हमको उससे कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट सेफ है कि नहीं सेफ है पब्लिक के लिए, ये भी तो ध्यान रखना है। रिसर्च करने के लिए परमिशन, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया उसको सेल करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट देखिए, सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग। सेफ्टी का मतलब सुरक्षा, किसके लिए? इंट्रोड्यूसिंग ऑफ जीएम ऑर्गेनिज्म, जो आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो बनाए उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए, किसमें? पब्लिक में। पब्लिक की सेवा के लिए उनको आप क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस कराएंगे ना, उनका प्रोडक्ट पब्लिक की सर्विस के लिए भेजेंगे। तो वो सेफ है कि नहीं है, इसके लिए भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये चेक करते हैं कि सेफ है कि नहीं है। जैसे वैक्सीन है, वैक्सीन बना ली गई, बनाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी वैलिडिटी के लिए, और सप्लाई कराने के लिए भी परमिशन उसकी सेफ्टी के लिए। आप पूरा डाटा दिखाएंगे, मैंने यहाँ रिसर्च किया, इन सब पे मैंने मंकीज पर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, सब पे सफल रहा, तो आगे बढ़ा सकते हैं उसको पब्लिक के लिए। तो दो के लिए यहाँ पर अप्रूवल मिलता है। अगले पेज पर आ जाइए। ज्यादा कुछ नहीं है, थ्योरी बहुत लिखा है, लेकिन जो यहां से आपको मिलेगा क्वेश्चन वो देखिए। बाकी कोई लाइन नहीं समझ में आ रही होगी हमको बताइए। देखिए आगे लिखा हुआ है इसमें एक चीज, इंडिया में, ये नोट कर लीजिए, इंडिया लगभग 2000 वैरायटी है राइस की। 2000 वैरायटी क्या है? ऑफ राइस की है, जिसमें से 27 वैरायटी बासमती राइस की हैं। सत्ताईस वैरायटी अकेले इंडिया में किसकी है? बासमती राइस की है, ठीक है। अब अमेरिका के लोगों ने क्या किया, देखिए अमेरिका ने क्या किया, इंडिया से बासमती राइस को ले गए, ठीक है। इंडिया से इंडिया का जो बासमती राइस है वहां अपने यहां ले गए, वहां ले जा करके उनके यहां पर, ध्यान सुनते रहिए, इसको लिख लीजिए पहले। उसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो जो मैं लिख रहा हूं आपकी बुक में बीच बीच में लिखा हुआ है। हो गया। देखिए अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने इंडिया की बासमती जो राइस की वैरायटी थी उसको अपने यहां, एक उनकी यहाँ चावल की वैरायटी होती है सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस। सेमी ड्वार्फ समझते हैं क्या होता है? बताइए, किसी को पता है सेमी ड्वार्फ का मतलब? सेमी ड्वार्फ का मतलब जैसे एक होता है जिसकी राइस का पौधा जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, एक राइस का पौधा ऐसा जिसकी हाइट ड्वार्फ है। एक ड्वार्फ है तो एक लॉन्ग है, एक बीच वाला है जो सेमी ड्वार्फ है, ठीक है। मतलब छोटे हाइट का प्लांट बोलेंगे, बहुत ज्यादा ड्वार्फ नहीं है। सेमी का मतलब होता है हल्का फुल्का, पार्शियल, ज्यादा ड्वार्फ नहीं है, ठीक है, ज्यादा बोना पौधा नहीं है। एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए राइस का पौधा ये बड़ा है चावल का, एक राइस का पौधा बहुत छोटा है, और एक है सेमी ड्वार्फ का मतलब इस ड्वार्फ से थोड़ा सा क्या है? बड़ा है।
कौन सा बढ़िया माना जाएगा? पैदावार किसमें अच्छी होगी? इसमें तो कम होगी ना, क्योंकि छोटा सा ही है। कहेंगे इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। ये ज्यादा तो होगा, लेकिन ये नुकसान है, क्योंकि जब चावल का पौधा बहुत बड़ा हो जाएगा हाइट में, तो हवा झोंकों से वो गिर जाएगा, सपोर्ट नहीं ले पाएगा। इसलिए सेमी ड्वार्फ जो वैरायटी होती है, जो बीच की होती है, उसको सेलेक्ट किया। तो अमेरिका में एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी थी राइस की, उन्होंने क्या किया, इंडिया से बासमती राइस लेके आए और अपने यहाँ की सेमी ड्वार्फ वैरायटी राइस की थी, दोनों को क्रॉस करा करके एक नई वैरायटी चावल की बना दी, ठीक है। और उसका पेटेंट भी करा लिया। अमेरिका में एक ऑफिस है, यूएस ट्रेडमार्क ऑफिस, वहां उसका पेटेंट समझते हैं, लाइसेंस लेना, लाइसेंस समझते हैं ना, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो जीईएसी गवर्नमेंट है, वहां से क्या करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, परमिशन। तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड का देखा जाए, वर्ल्ड का जो लाइसेंस जहां से मिलता है वो है अमेरिका में, यूएस ट्रेडमार्क ऑफिस है, वहां से उन्होंने लाइसेंस ले लिया और बोल दिया कि हमारा प्रोडक्ट है। जबकि कहां प्रोडक्ट किसका था बताइए? इंडिया का था, मेन चीज तो इंडिया की थी ना, ठीक है। तो ये इलीगल काम उन्होंने किया। बाद में इसको क्लेम किया गया सरकार ने और इसको क्या किया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। उनका वो पेटेंट बाद में कैंसिल करवा दिया गया इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसा काम जो इसमें लिखा हुआ है वो चीज ध्यान रखिएगा। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, क्रॉस करवाया, क्रॉस्ड इंडियन बासमती राइस को, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बासमती राइस वैरायटी को क्रॉस करवाया, किसके साथ, विथ सेमी ड्वार्फ, विथ, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, नेटिव सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस, ठीक है, एंड प्रोड्यूस न्यू बासमती राइस वैरायटी, नया बासमती राइस उन्होंने बना दिया। एक वर्ड लिखा है नेटिव, नेटिव का मतलब जो उनके यहाँ वाली है, अपनी है, उनकी खुद की है, वो है नेटिव, ठीक है। उसके साथ क्रॉस कराया और पेटेंट कहां से लिया, एंड गॉट पेटेंट फ्रॉम यूएस ट्रेडमार्क ऑफिस, यूएस ट्रेडमार्क ऑफिस से उन्होंने पेटेंट भी करा लिया। ये कब की बात है, 1997 की, याद रखिएगा, ठीक है, इस ईयर की बात है। इसी तरीके से बाहर के दूसरी कंट्री के लोगों ने यहां से नीम, हल्दी, ये सारी चीजें ले जा करके, इनके प्लांट को ले जा करके और अपने यहाँ थोड़ा सा चेंज किया, उन्होंने क्रॉस करा करके नई वैरायटी बनाई और नाम ले लिया अपना, जबकि ये सारे इंडियन चीजें हैं। इसी को बोलते हैं बायोपायरेसी। आगे एक वर्ड लिखा हुआ है, हेडिंग है बायोपायरेसी। यही सारी चीजें हैं जो चोरी कर रहे हैं ना, आखिर ये चोरी क्या होती है, बायोपायरेसी। उसको देख लीजिए, बायोपायरेसी, और ये चोरी नहीं है, ये डकैती है। इसको हिंदी में देखेंगे, इसको डकैती लिखा जाता है, बायोपायरेसी। पायरेसी का मतलब थेफ्ट होता है, थेफ्ट, EHEF, और बायो का मतलब बायोलॉजिकल, बायोलॉजी से संबंधित कोई चोरी। अब बायोलॉजी से संबंधित कोई चोरी क्या करेगा बताइए? कोई प्लांट है, अगर यहाँ ग्रो कर रहा है तो बाहर के लोग आएंगे, यहाँ से प्लांट ले जाएंगे, ठीक है, अपने यहाँ ले जाएंगे, उससे कोई प्रोडक्ट बनवा लेंगे। यही बायोलॉजी की चोरी है। तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, अच्छा रिसोर्सेज जानते हैं, जैसे इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, लिख लीजिएगा, इट इज थेफ्ट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज,
बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की चोरी करना, ठीक है, विदाउट एनी कंपनसेटरी पेमेंट एंड परमिशन। देखिए दो चीजें हैं यहां पर, आप बिना परमिशन के कोई चीज यहां से नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है, और अगर ले जा रहे हैं तो कुछ पैसा भी देके जाइए। तो बिना कंपनसेटरी पेमेंट के, बिना उचित दाम दिए, ठीक है, और या तो बिना उचित पैसा दिए या तो हमारी परमिशन के बिना, दो चीज लिखी गई है, विदाउट एनी कंपनसेटरी पेमेंट, बिना कुछ लिए दिए, या तो फिर बिना हमारी इजाजत के। अगर आप यहां से कोई बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की चोरी कर रहे हैं तो वो क्या आता है, बायोपायरेसी में आता है। अब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जानते हैं क्या होते हैं, जैविक संसाधन। जैविक संसाधन हमारे यहाँ जितने भी प्लांट हैं, ठीक है, वो सब क्या है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं। जितने एनिमल्स हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। जिस कंट्री में ज्यादा वैरायटी के प्लांट मिलते हैं, जिस कंट्री में ज्यादा वैरायटी के एनिमल्स मिलते हैं, वो कंट्री, वो नेशन उतना ही ज्यादा धनी होता है, लेकिन पैसे से धनी नहीं होता है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का धनी होता है। भाई रिच दो तरीके से माना जाता है, या तो आपके पास पैसा हो या तो आपके पास ये रिसोर्सेज हो। तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के वो धनी हैं क्योंकि उनके पास कच्चा आइटम ज्यादा है, भले वो प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन उनके पास क्या, जैसे गांव में कहते हैं ना, खुली हवा है, तो गांव में देखा जाए तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ज्यादा हैं। आपके शहर में बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की कमी है, सारे के सारे तो मकान बना दिए गए हैं, ठीक है, तो कहां यहां रिसोर्सेज हैं, जानवर पेड़ पौधे कहां मिलेंगे, विलेज में मिलेंगे, ठीक है। तो जिस कंट्री में रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं उस कंट्री में क्या है, आपको बहुत वैरायटी के एनिमल्स से प्लांट दिख जाएंगे। अब एक चीज और लिखी गई है, बायोपायरेसी को कौन करता है और कहां से होती है, तो वो नोट कर लीजिए, इट इज, मतलब कौन चोरी करता है, चोरी किसके द्वारा की जाती है, ठीक है, इट इज डन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज और फाइनेंशियली रिच नेशंस, जिनको आप बोलते हैं डेवलप्ड कंट्रीज। देखिए कंट्रीज कितने तरीके के, तीन प्रकार के देश हो सकते हैं, विकसित, अविकसित, विकासशील। जैसे अमेरिका है, जापान है, चाइना, ये विकसित देश हैं, ठीक है, इन्होंने अपने यहाँ बहुत विकास किया है। और इंडिया विकासशील है, डेवलपिंग में है। और कुछ कंट्री जो बहुत पुअर होते हैं। तो तीन टाइप की कंट्री हैं। तो चोरी कौन करता है, चोरी वो करता है जिसके यहाँ पर मशीनरी बहुत अच्छी है। जैसे चाइना की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, ठीक है, जापान की टेक्नोलॉजी अच्छी है। तो जिनके पास में मशीनरी अच्छी है, वैज्ञानिक अच्छे हैं, वो अपने यहाँ जो है अच्छा प्रोडक्ट बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन उनके यहाँ कमी ये है, जो पैसे वाले कंट्री हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, फाइनेंशियली रिच नेशन है, इनके पास बहुत पैसा है, टेक्नोलॉजी है, उनकी कमी होती है कि उनके पास बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की कमी होती है। ये चीज समझ रहे हैं ना। अमेरिका में और इंडिया में आप देखेंगे डिफरेंस क्या है। यहाँ जगह जगह आपको गांव देहात नजर आएगा, अमेरिका में ऐसा नजर आएगा नहीं, जगह जगह पूरा एकदम बिल्डिंग ही बिल्डिंग, क्योंकि उनके पास बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कम है, ठीक है, पैसा उनके पास बहुत है। तो चोरी कौन करता है, फाइनेंशियली रिच नेशन, जो नेशन फाइनेंशियली रिच है, जिसके पास पैसा है, या जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी हैं, या जो डेवलप कंट्री है, बात एक ही है। कहां से चोरी की जाती है, फ्रॉम अनडेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री। ऐसे देश जो गरीब हैं या जो विकासशील हैं, जैसे इंडिया हो गया, वहां से रिसोर्सेज की ले जाना, उठा करके बिना किसी पेमेंट के यहां से उठा ले जाना, कोई प्रोडक्ट को, कोई प्लांट को यहां से ले जाना, ठीक है। तो चोरी कौन करता है ये, और कहां से होता है, फ्रॉम अनडेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज।
क्योंकि संसाधन किसके पास ज्यादा है? गांव और शहर में डिफरेंस क्या है? अगर देखा जाए कि पैसा कहाँ है? शहर में, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज तो गांव में है। वैसे ही जो कंट्री पुअर है उनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, संसाधन बहुत हैं, बहुत सारी वैरायटी के प्लांट जंगल के जंगल हैं, लेकिन उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास साइंटिस्ट नहीं है। कैसे वो यूज करेंगे? वो मशीनरी नहीं है, कुछ बना नहीं सकते ज्यादा बेटर। ठीक है, तो यहीं से थेफ्ट की जाती है और ये लोग थेफ्ट करते हैं। एक वर्ड होता है बायो पेटेंट। तो बायो पेटेंट क्या है? बायो पेटेंट वही है कि लाइसेंस लेना, परमिशन लेना किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या किसी को रिसर्च को करने के लिए, या कोई प्रोडक्ट आपने बनाया उसको मार्केट में सेल करने के लिए। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। ऐसा नहीं है कि आपने कंपनी में कोई सामान बना लिया, पार्ले बिस्कुट बना लिया, उसको सेल कर रहे, अरे वो आपने बायोटेक्नोलॉजी से नहीं बनाया ना। बायोटेक्नोलॉजी से कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए आप परमिशन सेल के लिए लाइसेंस कहां से लाइसेंस जो लेते हैं, जो परमिशन, वही परमिशन क्या होता है? बायो पेटेंट। कहां से लिया जाता है? जीईएसी से। कहां से होता है ये परमिशन है, ग्रांट है, जो जीईएसी से मिलता है, फ्रॉम जीईएसी से। एक लाइन और लिखी गई है, जो क्वेश्चन आता है उस पर ध्यान से देखिए। जहां एक लिखा है इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर्ड सेकंड अमेंडमेंट ऑफ बिल। भारत सरकार ने एक अमेंडमेंट बिल पास किया है। अमेंडमेंट बिल जानते हैं क्या होता है? जैसे अमेरिका ने इंडिया के बासमती राइस को अपने यहाँ ले गए और वहां ले जाकर के पेटेंट करा लिया कि हमारा है, अपना झंडा लगा लिया। तो भारत सरकार ने क्या किया था? उसके खिलाफ में मतलब केस किया होगा और उसको कैंसिल करवाया। ठीक है, बाद में ऐसी और बिल पास हुआ। तो सेकंड अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधित बिल। दूसरा बिल भारत सरकार ने पास किया जो थोड़ा सा क्या था? संशोधित था। उसमें थोड़ा सा उन्होंने और चेंज किया, कुछ थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया होगा। तो यहां पर वह आप अंडरलाइन देख लीजिएगा, सेकंड पार्लियामेंट बिल है। बायोपायरेसी को रोकने के लिए था। किसके लिए था? इसको रोकने के लिए इंडिया ने सेकंड अमेंडमेंट बिल पास किया। अंडरलाइन कर लीजिएगा, और कुछ नहीं है इसमें। थोड़ा सा थ्योरेटिकल था ये। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करा देता हूं आपको पूरा चैप्टर का, और किसी के पास कोई और सवाल हो तो बताइए हमको। पेज नंबर 1 से ले रहे हैं क्योंकि 1 पर कुछ क्वेश्चन आगे वाले छूट गए थे, वहां से बताइएगा। ये हो गया था ना? ये हो गया था। ये वाला हो गया शायद। ये टिश्यू कल्चर वाला था। इसका आंसर था ना टोटिपोटेंसी, बता दिया था मैंने, मुझे याद है। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन, ये भी टिश्यू वाला, ये वाला नहीं हुआ है। मैच वाला अल्फा एंटीट्रिप्सिन किससे मैच करेगा? एम्फाइसीमा को ठीक करने के लिए शीप में बनाई गई प्रोटीन है क्राइबन, ये मैच करा ले जाएंगे। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है? एडीए डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए है। ठीक है, बाकी हो जाएगा। ये हो गया ना? नहीं हुआ, इसको बताइए। ये नहीं हुआ है। पहला सही है कि नहीं सही है? एग्रोबैक्टीरियम गलत, वो चीज गलत लिखा है। एग्रोबैक्टीरियम की मदद नहीं ली गई थी क्योंकि एनिमल में जीन को ट्रांसफर करने रेट्रोवायरस यहां लिखा रहना चाहिए था। ठीक है, ये रॉन्ग हो गया, यही एक चीज गलत हो गई है। ये वाला
सही है। अलग अलग चेन को बनवाया गया, डाइसल्फाइड से जोड़ दिया गया। इम्पोर्टेंट बाइट एग्रीकल्चर में ये हो गया था ना, ये तो हो गया था, एग्रीकल्चर वाला सारा उधर हो गया है, केवल मेडिकल एप्लीकेशन से हमको बताना है। हाँ ये बताइए इथिकल वाला, ये भी वाला आज वाला है। evaluate the molality of scientific that might help the living organism। अब आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ये लाइन अगर बुक में लिखी भी होगी, एज सच लाइन बुक में होगी भी, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं क्या कह रहा है। सम इथिकल स्टैंडर्ड, कुछ इथिकल स्टैंडर्ड, इथिकल, ठीक है, मोरल। इथिकल अभी समझे कि नहीं समझे? जैसे बायोटेक्नोलॉजी में अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो समाज में उसका क्या गलत इंपैक्ट जा रहा है, उसी को बोलते हैं इथिकल इश्यूज। कुछ इश्यूज जनरेट होते हैं, उनको दूर करने के लिए क्या किया गया है, कमेटी बना दी गई GEAC। तो सम एथिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड हैं, कुछ स्टैंडर्ड चाहिए, कुछ नियम चाहिए, ठीक है। ले किससे संबंधित है वो? इथिकल है, उससे। किसके लिए चाहिए? टू एवेल्युएट द मोरलिटी ऑफ साइंटिफिक ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन की जो एक्टिविटी है किससे संबंधित है? मोरलिटी से। दैट माइट हेल्प और हार्म द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करती हैं, उनकी मदद करने में और या तो उनको नुकसान होने से बचाती हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए अगर कोई साइंटिस्ट ऐसी किसी गलत जीन को ट्रांसफर कर दिया है तो उस जीव को नुकसान भी तो हो सकता है। उससे बचाने के लिए क्या किया गया है? एथिकल इश्यूज कुछ बनाए गए हैं, ठीक है, कि बिना परमिशन के ऐसा कोई रिसर्च ना किया जाए। समझ में आ रहा है? आया ना? ये सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग GEAC क्या करती है? वही सेम देखिए, वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, परमिशन देती है आपको रिसर्च करने के लिए, एंड से आपने जो बनाया उसको पब्लिक में सप्लाई करने के लिए भी क्या है? परमिशन। एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक। पब्लिक में वो कितना सेफ है कि नहीं, अगर है तो आगे बढ़ाएंगे, नहीं है तो वहीं से उनको रोक दिया जाएगा। जो प्रोडक्ट बना है उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी सेफ्टी जांचने के लिए भी क्या है, ये संस्था बनी हुई है GEAC। दोनों सही है इसमें। ये वाला हो गया था। हाँ ये बताइए, अभी ये लाइन आई थी ना, इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या सेटअप किया? एक संस्था बना दी GEAC, जो क्या करती है? डिसीजन लेती है किसके लिए? वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च। जो GM रिसर्च करना, किसी को रिसर्च, उसको परमिशन देनी है कि नहीं देनी है। जैसे होता है वैलिडेटेड, मोबाइल में जब आप कोई ऐप खोलते हैं तो वो आगे लिख के आता है वैलिडेटेड, आता है ना, वैलिडेट मतलब आप परमिशन देंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं देंगे तो नहीं बढ़ेंगे। तो वैलिडेट का मतलब परमिशन देना होता है, ठीक है। बायोपायरेसी इज द टर्म यूज्ड टू रिफर द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज बाय नेटिव पीपल। बताइए, नेटिव नहीं, चोरी घर में नहीं की जाती है। लिखा है ना कि बायोपायरेसी क्या है? बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की चोरी है, थेफ्ट है, बाय नेटिव पीपल। नेटिव का मतलब जिस देश में है वो अपने देश में चोरी कर रहे हैं तो ये बायोपायरेसी नहीं आती है, फिर ये दूसरे देश से, ठीक है। नेटिव पीपल नहीं होना चाहिए, जो चोरी करता है वो नेटिव नहीं होता, वो तो दूसरे देश का होता है ना, ठीक। ये रॉन्ग हो गया, ये हो गया था। एक पेज फिनिश देखिए, ये बताइए किससे मैच करेगा? ह्यूमन इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन। हाँ, E. coli बनाया गया था ना, कहाँ बनाया गया इसको? सर्चे कोलाई में। GM कॉटन किससे मैच करेगा? इस बैक्टीरिया का सहारा लिया गया था ना, यहीं से तो जीन निकाले थे। ADA डेफिशिएंसी, जीन थेरेपी को ठीक किया। एलाइजा क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पर काम करता है एलाइजा, ठीक है। कल हो गया था। बीटी कॉटन हो गया है। ये बताइए RNA इंटरफ्रेंस, कुछ तो बता दीजिए।
सही है ना। सभी यूकैरियोटिक सेल में, हमारे अंदर, एनिमल के अंदर, प्लांट के अंदर, सबके अंदर एक मैकेनिज्म काम करती है, इसको क्या बोलते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस। लेकिन डबल स्ट्रैंड आरएनए बनता नहीं, ध्यान रखिएगा। सिस्टम बना है बॉडी में, अगर गलती से कभी डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गया तो तोड़ने वाले एंजाइम बॉडी में उपलब्ध हैं, बन जाए तब ना, बनता नहीं है ना डबल स्ट्रैंड। समझ में आया? मैकेनिज्म सबके अंदर है, उसको तोड़ने वाला सिस्टम सबके अंदर होता है, लेकिन वो बनता है जल्द नहीं बनता है। जब बनेगा तब ये मैकेनिज्म काम करेगी। हाँ, सेकंड में पढ़ रहा हूं। आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व द साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए। आरएनए इंटरफेरेंस में क्या चीज साइलेंट कर दी जाती है बताइए? किस चीज को साइलेंट करते हैं? जो नेमेटोड था, अरे यार आ जाओ, जो नेमेटोड है, ये नेमेटोड था ना, इसमें ये जीन है। जब नेमेटोड अटैक करता है किस पर? टोबैको को, जो हमने ट्रांसजेनिक बनाया था ना, ऐसा टोबैको जिसमें हमने इसकी जीन को जब ट्रांसफर किया था ट्रांसजेनिक हो गया था। अब जब ये अटैक करेगा तो इसका जो सेंस वाला मैसेंजर आरएनए होगा वो यहां जाकर के टूट जाएगा, क्योंकि वहां पर स्प्लाइसर एंजाइम इसको खत्म कर देता है। याद आ रहा है ना? तो ये पढ़िए, आरएनए इंटरफेरेंस में होता क्या? साइलेंसिंग ऑफ ए मैसेंजर आरएनए। इसका मैसेंजर आरएनए यहां जाकर के साइलेंट हो जाता है। ड्यू टू, क्यों साइलेंट हो जाता है? क्योंकि यहां पर इसमें इसका एक जोड़ीदार हमने रख रखा है, एंटीसेंस आरएनए पहले से भेज रखा है, ठीक है। ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल, इसमें क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल है पहले से, वही तो बाइंड करेगा डबल स्ट्रैंड, दैट बाइंड एंड प्रिवेंट द ट्रांसलेशन। जब ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इसके आरएनए से बाइंड कर जाएगा तो डबल स्ट्रैंड एमआरएनए बन जाएगा। और डबल स्ट्रैंड एमआरएनए से प्रोटीन बनता नहीं है, क्योंकि पहले वो डाइसर एंजाइम तोड़ेगा, इसके बाद स्प्लाइसर क्या करेगा? सेंस को उड़ा के खत्म कर देगा। एंटीसेंस कुछ कर नहीं पाएगा, एंटीसेंस बचता है लास्ट में। आया समझ में? ये आया ना? फिर से बता दें, सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, हमने ये बताया था आपको कि टोबैको को ट्रांसजेनिक कैसे बनाया गया। इस नेमेटोड की जीन निकाली गई, ध्यान सुनिएगा, जीन। कौन सी जीन निकाली गई? जिस वजह से टोबैको में रूट में गांठ बनती थी, तो इसकी जीन को निकाल करके टोबैको में भेजा गया। इस तरीके से भेजा गया कि यहां पर क्या बने? दो तरीके का आरएनए बने। मैं पूरा बता रहा हूं। टोबैको में नेमेटोड की जीन को, एक नॉर्मल टोबैको है, अभी आप समझिए, अभी ट्रांसजेनिक नहीं बनाया मैंने, नॉर्मल है। नेमेटोड की जीन को यहां पर इस तरीके से भेजा कि इसमें जाकर के वो दो टाइप का आरएनए बनाए। जनरली एक ही टाइप का आरएनए बनता है, ध्यान रखिएगा। जब कोई भी इन्फेक्शन करता है होस्ट में, तो इसका जीनोम जब इसमें जाएगा तो इसके जीनोम से यहाँ एक ही तरीके का आरएनए बनेगा, लेकिन इस तरीके से ट्रांसफर किया कि दो तरीके का आरएनए बने, सेंस और एंटीसेंस। अब आगे देखते रहिए, दोनों आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ना भाई। सेंस बना, एंटीसेंस बना, दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, बाइंड कर जाएंगे। इस टोबैको की सेल में जो डाइसर एंजाइम है वो क्या करेगा? इसको छोटा छोटा तोड़ देगा। डाइसर ने तोड़ के छोटा छोटा बना दिया। इसके बाद क्या होगा? स्प्लाइसर आएगा, स्प्लाइसर इसमें से सेंस वाले स्ट्रैंड को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। सेंस हट गया ना, बचा कौन सा? एंटीसेंस। तो इसमें एंटीसेंस बन के रखे हैं। अब जब कभी नेमेटोड अटैक करेगा तो अपना जो डीएनए है उसके डीएनए से इसमें एक आरएनए बनेगा। कौन सा आरएनए? सेंस आरएनए बनेगा, ठीक है, एक बनेगा। वहां आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर दो वैरायटी के बनेंगे, नहीं। अब एक्चुअल अटैक में एक बनेगा, क्योंकि पहली बार जिसको जब हमने चेंज किया तो इस तरीके से किया था कि दो बने। तो जब यहाँ पर बॉडी में ये पहुंचेगा तो एक आरएनए बनाएगा सीधे डीएनए से। अपने डीएनए से क्या करेगा? आरएनए बनाएगा, और आरएनए जो बनेगा वो सेंस वाला रहेगा। एंटीसेंस आरएनए पहले से पड़ा हुआ है, सेंस आरएनए बन गया, एंटीसेंस पहले से, दोनों क्या कर जाएंगे? बाइंड कर जाएंगे। फिर वही डाइसर आएगा, डाइसर पूरे को तोड़ करके छोटा छोटा बना दिया। और स्प्लाइसर क्या करेगा? स्प्लाइसर इसका जो सेंस, जो इसने सेंस बनाया था यहां जाकर के, उसके सेंस को क्या करेगा? खत्म। तो जब इसका सेंस यहां काम ही नहीं कर रहा है तो एंटीसेंस क्या करेगा अकेले? अब ये समझ रहे ना?
कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा कि नहीं बनेगा? जब इसका आरएनए यहां पहुंचेगा, डीएनए आरएनए बनाएगा, तो एक आरएनए पहले से पड़ा है, एक आरएनए और आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाएगा, डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा। और उस डबल स्ट्रैंड आरएनए से प्रोटीन नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? उसका ट्रांसलेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो डबल स्ट्रैंड आरएनए किससे? डाइसर से तोड़ा जाएगा पहले, इसके बाद स्प्लाइसर क्या करेगा? सेंस को खा जाएगा, तो एंटीसेंस से प्रोटीन बनती नहीं है। तो लास्ट वाली लाइन समझ में आ रहा है? प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। इसके एमआरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होगा सेंस वाले का। समझ में आया? ये सही लाइन है। आ रहा है अब नहीं आ रहा? अरे क्या चीज लिखी है बुक में? अच्छा वही लिखा है, तो उन्होंने उनकी लाइन पढ़वाइए। क्या है उनकी लाइन? दिखाइए हमको। हो सकता है कोई लाइन इसमें हम मिस कर रहे हो, अब लाइन पढ़वाइए। डेट बाइंडेड कॉम्प्लीमेंट, एक मिनट रुकिए। आरएनए साइलेंसिंग और मैसेंजर टू द कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड। अच्छा बुक में पढ़ा दीजिए, मैं देख कौन सा लाइन है। एक सेकंड चश्मा लगा दूं। इसी वाले पेज पर है, इसी वाले नीचे वाली लाइनों में ना। कॉम्प्लीमेंटेड, अच्छा लिखा तो इन्होंने ये भी, ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंटेड डबल स्ट्रैंड आरएनए दैट बाइंड्स टू। देखिए लिखा बात सही है, एनसीईआरटी ने जो लिखा है, लेकिन आरएनए जो है बनता डबल स्टैंड है, बाद में वो डबल स्टैंड बनेगा। आप इस लाइन के अकॉर्डिंग उस आंसर को आप सही करेंगे, कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन जो ये डबल स्टैंड बोल रहा है, देखिए साइलेंसिंग ऑफ ए मैसेंजर आरएनए ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल, जो साइलेंट होगा, जैसे एंटीसेंस पहले से है और एक क्या आएगा? सेंस आएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा भाई? सेंस का कॉम्प्लीमेंट्री एंटीसेंस होता है ना, तो वो सिंगल स्टैंड होता है। हाँ ये है कि बुक में लिखा हुआ तो कोई बात नहीं है, आप उसको डबल स्टैंड मान करके इसका आंसर सही करेंगे, क्योंकि ऐसे जो लाइन उन्होंने लिखा है, अब क्यों लिखा है पता नहीं है, ठीक है। वो सही लाइन है, इसको आप सही मानिए। नहीं सही है, हाँ ये सॉरी ये गलत है, यहाँ पर आपकी चेंज होना चाहिए, ये लाइन गलत लिखी हुई है, ठीक है। आपकी बुक में वो सही लिखा है, वो सही मानिए उसको। बढ़िए आगे इसको बताएंगे। कौन सी डिजीज जो है आरडी डिटेक्शन में मदद नहीं करती है? सीरम। बाकी सब देखिए, इलाइजा है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आरडी डिटेक्शन में सीरम का इस्तेमाल नहीं होता। सीरम और ब्लड और यूरिन, इससे लेट डिटेक्शन होता है, शुरुआती नहीं होता। बाकी सब सही है। ये बताइए इसमें क्या होगा? मैच्योर्ड इंसुलिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड। 3 होता है मैच्योर में, 2 ए और बी, सी नहीं होता है। इंसुलिन सिंथेसाइजेस द प्रो हार्मोन विच कंटेन एक्स्ट्रा, ये सही है। पूछा क्या है? इनकरेक्ट, ये आपका इनकरेक्ट हो गया। सी पेप्टाइड नॉट प्रेजेंट इन द, ये भी सही है। पॉलीपेप्टाइड ये भी सही, पहला वाला इनकरेक्ट हो गया, ठीक। फर्स्ट वाला आगे बताइए, इसको मैच कराइए, इसमें क्या होगा? जीन थेरेपी करेक्शन, ठीक। इससे आरएनए इंटरफेरेंस, ये इलाइजा एड्स वाला, ये बताइए। डबल स्टैंड आरएनए कैन बी यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड। इसको बताइए। ये तो मैंने बताया था इसका आंसर। पहला
इमॉर्टल नहीं होती हैं। जो आप जो है जो लिम्फोसाइट को ठीक कर देंगे उसको जब बॉडी में भेजेंगे तो क्यों उनका एक लाइफ साइकिल होता है, इसीलिए कुछ हो रहा है क्या बाहर? होली हो रहा है, कोई बात नहीं। देखिए फर्स्ट वाला सही है ना, जो आपका पूछा है फर्स्ट, ठीक है, नॉट इमॉर्टल। बाकी सब क्या है, एडीएसी से मैच करेगा। आगे बताइए इसको, इसीलिए आज क्लास जल्दी कर दिया गया था। नहीं, कल छुट्टी रहेगा आपका, कल रहेगा इसी होली की वजह से। आज क्लास इसलिए जल्दी की गई थी थोड़ा सा, क्योंकि ये समस्या क्रिएट ना हो जाए। इसको बताइए, जल्दी से फिनिश करना है, इसको बताइए। पूछा क्या गया है, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए सही स्टेटमेंट आपको बताना है। कौन सा स्टेटमेंट सही है जी? प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड वर प्रोड्यूस सेपरेटली इन द ई कोलाई। इंसुलिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द डायबिटीज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स एंड पिग्स। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड टू बी प्रोसेस्ड। ये सब हो गया, बताएंगे सोच करके कौन सा है। पूछा है विच स्टेटमेंट करेक्ट, आपको सही स्टेटमेंट बताना है। किसके अबाउट में बताना है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, बायोटेक्नोलॉजी से जो इंसुलिन बनाया गया है उससे संबंधित एक स्टेटमेंट बताना है। बताएंगे? नॉर्मल इंसुलिन पे ध्यान नहीं देना आपको, नॉर्मल बायोटेक्नोलॉजी से इंसुलिन बनाया गया है उससे संबंधित सही कथन। कुछ दिमाग काम कर रहा है। सेकंड वाला करेक्ट। ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड वर प्रोड्यूस सेपरेटली इन एक्सट्रेटिव कंपाउंड, ठीक है। हाँ ये सही है, सेकंड वाला सही है। पहले वाले के बारे में बताएंगे, फर्स्ट वाले के बारे में हो गया सर। पहले वाले के बारे में बताएंगे क्या चीज है फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये नॉर्मल इंसुलिन की बात कर रहा है। बायोटेक्नोलॉजी में इंसुलिन बनता है उसमें सी पेप्टाइड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये सही है। इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज, ये नॉर्मल इंसुलिन की बात हो रही है। हम लोग नॉर्मल इंसुलिन कहां से निकालते थे? पहले कैटल से, तो बायोटेक्नोलॉजी में तो ये तो नहीं था ना। वो पूछ रहा है बायोटेक्नोलॉजी से बताइए संबंधित, जो उससे संबंधित नहीं है। प्रो हार्मोन, देखिए प्रो हार्मोन का तो कोई जिक्र नहीं है क्योंकि प्रो हार्मोन बायोटेक्नोलॉजी में सीधे डायरेक्ट हार्मोन बनता है मैच्योर फॉर्म में, ये भी रॉन्ग हो गया। सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन फॉरेन, ये भी पुरानी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पुराने वाले इंसुलिन की। बायोटेक्नोलॉजी वाले इंसुलिन में कोई ऐसी समस्या एलर्जी की नहीं आती थी। एक सही हुआ, कौन सा वाला? आपका ये, ठीक है। बाकी सब है तो संबंधित, लेकिन आपके इससे संबंधित नहीं है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड वाले से। बी वाला ना, ओनली बी। ये बताएंगे कहां से बनाया जाता है? ई कोलाई, एसेंशिया कोलाई, ठीक हो गया ना, सबको करेक्ट। इसको बताइए। हाँ, insulin synthesized as the pro-hormone which need to be processed before it become fully mature and functional। ये बायोटेक्नोलॉजी वाले की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल की। इंसुलिन ह्यूमन में जो बनता है वो प्रो हार्मोन के रूप में बनता है, बाद में वो कन्वर्ट किया जाता है मैच्योर इंसुलिन में, सी पेप्टाइड को हटा करके। सही है। एक्स्ट्रा स्टेज ऑफ सी पेप्टाइड टू बी रिमूव फ्रॉम ए एंड बी पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन, ए और बी में से सी पेप्टाइड को हटा दिया जाता है, ये भी सही है। हाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसी से एग्जैक्ट रिलेशन इसका है, एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। ये बताएंगे पहला सही कि नहीं है?
फर्स्ट वन, नेमेटोड कैन नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक होस्ट विच एक्सप्रेस स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए। मतलब समझ रहे हैं इसका? अच्छा, इंटरफेयरिंग आरएनए कौन सा वाला है, सेंस है कि एंटीसेंस? जो बाधा उत्पन्न करता है वो एंटीसेंस आरएनए है कि सेंस वाला करता है? बाधा तो एंटीसेंस करता है ना। हमने टोबैको में एंटीसेंस बना के रखा है ना कि इन फ्यूचर कभी नेमेटोड अटैक करेगा तो सेंस भेजेगा, तो एंटीसेंस पहले से रखा है। बाधा सेंस नहीं उत्पन्न करेगा, एंटीसेंस उत्पन्न करेगा। क्योंकि अगर सोचिए एंटीसेंस ना बना के रखा गया होता तो सीधे नेमेटोड अटैक करता, अपना सेंस भेजता, वहां एक प्रोटीन बनती, वो प्रोटीन क्या करती, उसमें ट्यूमर कॉज करा देती, जो नॉर्मली में होता है। तो हमने उसमें एंटीसेंस बना के पहले से रख रखा है। ये फर्स्ट लाइन इसीलिए क्या है, कैन नॉट सर्वाइव, नेमेटोड सर्वाइव नहीं कर पाता कहां, ट्रांसजेनिक होस्ट में। ट्रांसजेनिक होस्ट कौन सा हुआ, हमने टोबैको को क्या बनाया, ट्रांसजेनिक बनाया ना, तो उस टोबैको में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। विच एक्सप्रेस स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए, जिस होस्ट के अंदर इंटरफेयरिंग आरएनए एक्सप्रेस हो रहा है, एंटीसेंस आरएनए जो है मौजूद। समझ में आ रहा है? तो ये चीज सही है। नेमेटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस इन द होस्ट, उसको नेमेटोड वाली जीन को जब होस्ट में भेजते हैं तो दो तरीके का आरएनए बनाती है, सेंस और एंटीसेंस, विच इनिशिएट द आरएनए इंटरफेरेंस, जो आरएनए इंटरफेरेंस की शुरुआत करता है। अरे भाई, पहले दो तरीके का आरएनए बनेगा ना, इसके बाद डाइसर आएगा, तोड़ेगा, इसके स्प्लाइसर सेंस को उड़ा देगा, एंटीसेंस बचा रहेगा। तो टोबैको में एंटीसेंस ऐसे पड़े रहते हैं। ठीक, ये भी सही है, दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन भी पूछा है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट में है, इससे संबंधित है। ये बताएंगे मिल्क ऑफ रोजी बाज, रोजी काव का जो मिल्क था वो न्यूट्रिशनली रिच था, क्यों था, क्योंकि उसमें एक प्रोटीन थी, वो कौन सी थी, लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक है, भेजा गया था बना करके। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन किससे मैच करेगी, शायद हो गया था, ये वाला हो गया था ना, नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन बताइए, कहां प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराया जाता है, टोमेटो बनाया गया है, टोमेटो और पोटैटो को जोड़ करके, तो आखिर प्रोटोप्लास्ट तो फ्यूज कराया गया दोनों का ना, आया। और प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर कौन सा, सोमा क्लोन बनते हैं कि वायरस फ्री प्लांट की टोटिपोटेंसी, प्लांट टिश्यू कल्चर बताएंगे। एक वर्ड लिखा माइक्रो प्रोपगेशन और एक है मेरिस्टेमेटिक कल्चर। पहले आप मैच कराइए मेरिस्टेमेटिक को, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक कल्चर जब हम करते हैं तो वायरस फ्री प्लांट अगर आपको बनाना है, वायरस फ्री, तो किस प्लांट के किस पार्ट को यूज किया जाएगा बताइए, ओल्ड पार्ट को यूज नहीं करेंगे आप, ओल्ड पार्ट पे तो इन्फेक्शन का चांस रहता है। ये सीधे सीधे मैच करेगा वायरस फ्री प्लांट पर। आ रहा समझ में ना, इतना तो जान रहे होंगे। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इससे मैच कर गया, बच गया सोमा क्लोन और टोटिपोटेंसी। तो माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब है कि उससे सोमा क्लोन बनाते हैं और प्लांट टिश्यू कल्चर बेस्ड होता है टोटिपोटेंसी पर। आया समझ में? ठीक है। विच ऑफ द पीसीआर में बताना है क्या चीज नहीं की जाती है, पीसीआर में क्या चीज नहीं की जाती है, एप्लीकेशन नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एप्लीकेशन, पीसीआर का एप्लीकेशन नहीं है कौन सा। तो पीसीआर से हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, किसी बीमारी का अध्ययन करते हैं। पीसीआर में बताया था ना, अध्ययन करने में जीन को बढ़ा एम्पलीफाई कर सकते हैं कई गुना, डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, जीन के म्यूटेशन का पता लगाना, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, इन दोनों में से बताइए क्या नहीं करते हैं। किसी भी प्रोटीन को शुद्ध नहीं किया जा सकता, बोला शुद्ध करना नहीं। डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, अगर किसी भी जीन में म्यूटेशन हुआ है उसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे, उस जीन को मल्टीप्लाई करा लीजिए पहले ढेर सारा, तो मल्टीप्लाई करा लेंगे, इसके बाद आप वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन जो टेक्निक है, ठीक है, नॉर्मल जीन को डिफेक्टिव जीन से हाइब्रिडाइज कराने की कोशिश करिए। अगर वो बाइंड नहीं कर रही है इसका मतलब म्यूटेशन हुआ है उस जीन में, और बाइंड कर गया तो वो नॉर्मल जीन है। ठीक है, तो जीन म्यूटेशन का पता हम पीसीआर से लगा सकते हैं, पहला वाला इसमें रॉन्ग हुआ। समझ में आ रहा है? आ रहा नहीं? ये बताइए,
when we gene treating involving gene amplification into individual tissue culture treated known as तो इसको क्या बोलते हैं? टारगेटिंग जीन एम्पलीफिकेशन। क्या कह रहा है? when a gene targeting involving gene amplification termed individual tissue। अच्छा, डिजीज को ठीक करने के लिए, किसी डिजीज को ठीक करने के लिए जब जीन को कई गुना मल्टीप्लाई कराया जाता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होती है वो, है ना। इसी में तो पीसीआर पढ़ते हैं। पीसीआर में जीन को मल्टीप्लाई कराया जिससे पता लग जाएगा वो डिजीज वाला जीन है कि नॉर्मल जीन है। ये बताइए, ऑटो रेडियोग्राफी का है जो अभी एक म्यूटेशन वाला आया था ना, आ रहा कुछ समझ में? देखिए, इन्हें समझ लीजिए, आपके पास ये जीन है, थोड़ा डिफेक्ट है इसमें। जो डिफेक्टिव जीन होती है उसको क्या बोलते हैं? म्यूटेटेड जीन। ठीक है, आप पता लगाना चाह रहे हैं कि हमारी बॉडी में कोई जीन डिफेक्टिव है नहीं है, तो सीधे जो है उस पर्टिकुलर जीन को निकालेंगे। डिफेक्ट देखना चाहते हैं कि है कि नहीं है, तो क्या करेंगे? इस जीन को पहले पीसीआर से मल्टीप्लाई करा लीजिए। ढेर सारा कर लिया हमने ना, हो गया जीन मल्टीप्लाई। डबल स्ट्रैंड डीएनए होता ना जीन का मतलब, देखते रहिएगा इधर, जीन का मतलब डबल स्ट्रैंड डीएनए, मल्टीप्लाई करा लिया। अब इसके सिंगल स्ट्रैंड बना लीजिए। क्या करेंगे? सिंगल स्ट्रैंड। तो हमने जीन के सिंगल स्ट्रैंड बना के रख लिए सबके। तो ये सोचिए, सिंगल स्ट्रैंड बनाएंगे तो एक स्ट्रैंड में डिफेक्ट है मान लीजिए, तो वो डिफेक्टिव स्ट्रैंड ये दिख रहा, एक स्ट्रैंड नॉर्मल रहेगा, ये देखिए एक नॉर्मल है। अब क्या करेंगे आप? अब सीधे इसको, जो फोटोग्राफिक फिल्म बताया था आपको ना, ऑटो रेडियोग्राफी में क्या करते हैं? नॉर्मल जीन प्रोब लाते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बढ़िया वाला प्रोब, इसी का जोड़ीदार, इसका जोड़ीदार प्रोब लेके आएंगे। ठीक है, और उसको हाइब्रिडाइज कराने की कोशिश करेंगे। अगर वो हाइब्रिडाइज कर गया, डबल स्ट्रैंड बना लिया, ये भी डीएनए था, ये भी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, इसका मतलब ये जीन सही है, डिफेक्ट नहीं है। और जहां जहां पर डबल स्ट्रैंड नहीं बनेगा, सोचिए यहाँ डबल स्ट्रैंड नहीं बना, इसका मतलब इस जीन में डिफेक्ट था, जिसकी वजह से अगर यहाँ एडेनिन है तो यहाँ पर ग्वानिन रहा होगा, तभी तो ये पेयर नहीं कर रहा है। यहाँ पर एडेनिन, जो कि यहाँ जी के सामने सी होना चाहिए ना, तभी पेयर करेगा। हमारे पास जो हम ये प्रोब लेके आ रहे हैं इसमें यहाँ सी है, सॉरी जी है यहाँ पर। ठीक है, जी वाला है, तो सामने वाले आपके जो डीएनए था आपके पास पहले वाला, उसमें क्या होना चाहिए था? सी, लेकिन आपके पास क्या, म्यूटेशन की वजह से उसमें ए आ चुका है, तो बाइंड नहीं करेगा। म्यूटेटेड जीन फोटोग्राफिक फिल्म पर डबल स्ट्रैंड नहीं बना पाती है। ठीक है, यहाँ डबल स्ट्रैंड बन गया, इसका मतलब वो दोनों सही है जीन। तो म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म पर नहीं आएगी म्यूटेटेड जीन, डबल स्ट्रैंड बनेगा नहीं, क्योंकि डबल स्ट्रैंड अगर ये पूरी तरीके से बाइंड कर गया यहाँ पर तो डबल स्ट्रैंड बनेगा, तो अल्ट्रा एक्सरे डालने पर ये चमकेगा फोटोग्राफ में, एक्सरे। ठीक है, और मान लीजिए ये जो है यहाँ म्यूटेशन हुआ है इस जीन में, ये वाला इस पर जब बाइंड नहीं करेगा तो ये हट जाएगा, इसका मतलब अकेले थोड़ी ना चमकेगा, उस पर कहाँ प्रोब लगा हुआ है, प्रोब तो हट जाएगा ना, प्रोब रहेगा, इसका मतलब डबल स्ट्रैंड है। तो म्यूटेटेड जीन अपीयर नहीं होती है, नो कॉम्प्लीमेंट्रिटी, क्योंकि उसका जोड़ीदार डीएनए वो है ही नहीं, अगर जोड़ीदार होता तभी तो बाइंड करवाता। ठीक है, म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म एज प्रोब हैज कॉम्प्लीमेंट्री इट। ये कह रहा है जो हमने प्रोब डाला है उसमें, उसका म्यूटेटेड जीन का वो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसीलिए वो बाइंड दिखता नहीं है फोटोग्राफिक फिल्म पर। ध्यान सुनिए, फोटोग्राफिक फिल्म पर अगर कोई जीन म्यूटेटेड है, डिस्टर्ब है, तो प्रोब मिलाने पर वो दिखेगी नहीं। ठीक है, प्रोब मिलाने पर म्यूटेटेड जीन आपकी अपीयर नहीं होगी, क्योंकि डबल स्ट्रैंड नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि कोई कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं है किसके बीच में, म्यूटेटेड जीन और आपके प्रोब के बीच में कोई जोड़ीदार नहीं है, दोनों जोड़ीदार नहीं है, ये वाला सही है। यहां पर बोल रहा है प्रोब हैज कॉम्प्लीमेंट्रिटी, म्यूटेटेड जीन का कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब कहां होता है? प्रोब तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, म्यूटेटेड जीन पार्शली थोड़ा सा दिखेगी नहीं, म्यूटेटेड जीन कंप्लीटली एंड क्लियरली पूरी तरीके से दिखेगी नहीं। ठीक है, अगर जीन चेंज हो चुकी है तो कभी वो फिल्म पर नहीं दिखेगी वो।
जरा से भी, ठीक है। उसमें कोई चांस ही नहीं है कि हल्का दिखेगा, ज्यादा दिखे, एकदम नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रोब बाइंड ही नहीं करेगा उस पर। पहला सही हुआ। इसलिए ये बताएंगे इंसुलिन, आपको बताना क्या है करेक्ट ऑप्शन। सी पेप्टाइड नॉट प्रेजेंट इन द, ये बायोटेक्नोलॉजी वाला इंसुलिन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मल इंसुलिन की बात कर रहा है। सी पेप्टाइड नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन, सही, ठीक है। इंसुलिन प्रोड्यूस बाय हैज सी पेप्टाइड, बायोटेक्नोलॉजी से बनाते उसमें सी पेप्टाइड होता है नहीं, ये रॉन्ग हुआ। ये क्या हुआ, रॉन्ग। बोल रहा है सी पेप्टाइड होता है जबकि नहीं होता है, ये रॉन्ग। प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, ये सही है। पेप्टाइड ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड, ये भी सही है। ये सारे इंसुलिन की बात कर रहा है, जो भी इंसुलिन नॉर्मल है या बायोटेक्नोलॉजी से बनता, तो एक इसमें से कौन सा हुए, बी को छोड़ करके, ए सी डी सही है। इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द अर्ली डायग्नोसिस, बताइए किससे करते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की टेक्निक इसमें से कौन सी है बीमारियों को पता लगाने के लिए, एलाइजा है, ठीक है, बाकी कोई नहीं है। एडेनोसिन डीएमिनेज से रिजल्ट, एडीए से बताएंगे। एडीए जो ये एंजाइम है एडेनोसिन डीएमिनेज, इसकी जब कमी हो जाती है तो समस्या क्या आती है। तो एक बीमारी होती है एससीआईडी, उस बीमारी में होता क्या, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, डिफिशिएंट लिखा ना, डिसफंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम ढंग से काम नहीं करता है, ढंग से नहीं काम करता है, ठीक है, कमजोर हो जाता है। एक केस और बताएं, फास्ट देख लीजिए, बस यही फिनिश हो रहा है, क्योंकि हमको भी ना वो देखिए आगे सब होली हो रही है उसका भी डर है। अरे आज तो इतनी नहीं होगी, वो कल जा रहे इसलिए कल छुट्टी करवा दी गई है। हाँ कल छुट्टी होगी, बच्चे कम आएंगे ना, वो बच्चे कम आएंगे, मैं देख रहा हूँ। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, बताएंगे करेक्ट नहीं है इसमें से। दो क्वेश्चन और बताऊंगा इसके बाद, लास्ट दो क्वेश्चन, बढ़ेंगे आगे। कौन सा करेक्ट नहीं है, प्रो इंसुलिन में एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड होता है, सही है, ठीक है, करेक्ट नहीं है पूछ रहा है, नॉन करेक्ट है। फंक्शनल इंसुलिन है, ये सही है, ये भी सही है। मैन इंसुलिन से प्रो इंसुलिन, फंक्शनल ए लिंक टुगेदर, हाइड्रोजन बॉन्ड रॉन्ग हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड है, बाकी सब सही है। ये बताएंगे बीटी कॉटन को किससे संबंधित है, बीटी कॉटन इंसेक्ट पेस्ट से, ठीक है। ये आप मैच करा ले जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, मैच वाले में छोड़ दे रहा हूं मैं, इसको भी मैच है। बीटी कॉटन इससे मैच करेगा, एडीए किससे मैच करेगा, जीन थेरेपी से, आरएनए इंटरफेरेंस, सेलुलर डिफरेंस से, पीसीआर डिटेक्शन ऑफ द एचआईवी इन्फेक्शन हो गया। आरएनए इंटरफेरेंस किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट अगेंस्ट द इन्फेक्शन बाय द निमेटोड, ठीक है, जहां निमेटोड दिख रहा है वही, बाकी तो कोई नहीं है इसमें ऐसा, ठीक, उसी के लिए आरएनए इंटरफेरेंस यूज करेंगे। लॉ एंड रूल बनाए जाते हैं बायो रिसोर्सेज की चोरी को रोकने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, बायो पेटेंटिंग, बायो पेटेंट, ये लॉ है, पेटेंट दिया जाता है, परमिशन हो गया। व्हाट ट्राइगर द एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटॉक्सिन से कैसे बनता है, तो आपका अल्कलाइन पीएच ऑफ गट, फिट है, बंद कर दें। तो आगे बताएं, इसको लास्ट तक कंप्लीट करें, क्यों लास्ट तक कर लीजिए। ये बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस, ये वाला भी है, ये हो गया गोल्डन राइस। गोल्डन राइस से संबंधित आपको बताना है। अरे देखिए पेस्ट रेजिस्टेंट है, ड्रॉट टॉलरेंट, विटामिन ए, डैफोडिल से जीन को लेके आए थे, भेजे थे, हो गया ये सब, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा, इसको क्या बोलते हैं, बायोपायरेसी, ठीक है। ये आरएनए आई किससे मैच करेगा, डबल स्ट्रैंड आरएनए, कहां के डबल स्ट्रैंड आरएनए, ये ऊपर है, ठीक है, बस फिनिश हो गया, ठीक। अगली बार कौन सा चैप्टर आप पढ़ के आएंगे, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला, या उसके भी पहले कौन सा है, जो भी चैप्टर दिया होगा उस यूनिट से वही पढ़ के आएंगे, ठीक है। ऑफ कर दीजिएगा इसको।